तो जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद का उदय भाग 2। तो एक भाग मैंने आपको पढ़ा दिया है जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। फिर अगर देखें तो हमने देखा था कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। फिर शिक्षा का महत्व देखा हमने, वेस्टर्न एजुकेशन हमारे यहाँ देखने को मिल रही है जिससे कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। तो इसी टॉपिक को हम आगे ले रहे हैं। जो आज पहली क्लास देख रहे हैं वो मेरा इससे पहले का जो वीडियो है वो देख लें और उसके बाद आगे कक्षा शुरू करें। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो आज की कक्षा जो है भाग 2 में सबसे पहले हम शुरू करते हैं अगले कारण में। राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण था लिट्टन का शासन। देखो साहब, बात करें तो भारत में 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत में जो शासन शुरू होता है वो ब्रिटिश संसद का शुरू होता है साहब। अब ब्रिटिश संसद का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो एक प्रकार से कहलाता है क्या? वो कहलाता है वॉइसराय। और वॉइसराय जो था एक था लॉर्ड लिट्टन, और इस लॉर्ड लिट्टन की कुछ नीतियां थी। इन नीतियों की वजह से भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखो कैसे। पहली नीति लॉर्ड लिट्टन की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1876 से लेकर 1880, 4 साल रहा। इसकी पहली पॉलिसी जो है वो है विवादित अफगान नीति, डिस्प्यूट अफगान पॉलिसी। ये अफगानिस्तान का इलाका है, इधर से रूस आ रहा था। तो लॉर्ड लिट्टन जो था ये अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में देखना चाहता था। किस रूप में? बफर स्टेट के रूप में। इसकी कॉपी कर लेता हूं जिससे कि बाकी चीजें बताने में आसानी रहेगी। तो बफर स्टेट के रूप में देख रहा है। बफर स्टेट का मतलब हो गया मध्यवर्ती राज्य। अब ये चाह रहा है कि है ना, पढ़ाऊं ना मैं, सब आ गए हैं। देखो जिनको आना है वो आ गए हैं। मैं क्लास शुरू करता हूँ, लगभग लगभग 3:10 तक क्लास हमारी शुरू हो जाती। और आज आशा है कि ये क्लास हमारी 4:30 तक चलेगी। तो इसलिए कमर की पेटी बांध लो, मोबाइल के स्क्रीनशॉट लेते रहो। सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल से आती जाएगी। ठीक है संजय जी, पवन जी? ठीक है। जिनके नाम समझ में आ रहे हैं उनके नाम पढ़ लेता हूँ, जिनके नाम समझ में नहीं आते उनके नाम नहीं पढ़ पाता हूँ। चलिए। तो लिट्टन जो है इसने एक अफगान नीति अपनाई। अफगान नीति की अगर बात करें तो इससे पहले अंग्रेज जो थे ना वो अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। बोले इंटरफेयर नहीं करेंगे साहब। लेकिन लिट्टन जो था ये चाह रहा था कि रशियन जो है, रूस जो है इधर ना आए, इसलिए इस अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना चाह रहा है। अब बफर स्टेट के रूप में अफगानिस्तान को स्थापित करना चाह रहा है तो इसने क्या किया कि यहाँ का जो शासक था उसका नाम था शेर अली। शेर अली के खिलाफ सैन्य अभियान कर दिया साहब। और सैन्य अभियान कर दिया तो 1878 में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ पौंड की राशि खर्च हो गई। हालांकि शेर अली भाग गया और बाद में अंग्रेजों ने संधि करी है। यहाँ पर पूछ लेगा आपसे, 1879 में एक संधि हुई है, गंडमक की संधि। किसके काल में हुई है ये छुपा हुआ है प्रश्न, ध्यान रखना, अच्छी तरह से करके जाना। तो गंडमक की संधि हुई है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन ये कोई सही संधि आर्थिक रूप से नहीं मानी जाती है। भारतीयों को लगा कि यार हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं ये तो युद्ध करके बिना ही मतलब, और खुद की रक्षा के लिए। तो ये पॉलिसी एक प्रकार से भारतीयों के लिए मन में एक भावना लाती कि अंग्रेज हमारे नहीं थे और राष्ट्रवाद के उदय के लिए कारण बनती। ठीक। अब देखो साहब दूसरा कारण लिट्टन के काल में। लिट्टन के काल में दूसरा कारण अगर हम देखें तो वो है दिल्ली दरबार। देखो साहब, दिल्ली दरबार की मैं बात करूं आपसे, ये क्या बीमारी है तो इसको समझिए। ये बीमारी ये है कि पार्टी थी साहब। पार्टी इन द सेंस कि आप ये देख लीजिए कि
महारानी या इंग्लैंड के राजा के सम्मान में एक बड़ा सारा दरबार आयोजित किया जाता है जिसमें सभी देशी रियासत के राजा जाएंगे और उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर जाएंगे साहब। बेसिकली तीन माने जाते हैं। पहला 1877 में दिल्ली दरबार लगा, लिट्टन के काल में। फिर एक 1903 में दिल्ली दरबार लगा करजन के काल में, जिसे करजन का तमाशा कहते हैं। और एक 1911 में हॉर्डिंग सेकंड के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में आगे आपको पढ़ाऊंगा। और 1903 वाला जो दिल्ली दरबार है करजन वाला, ये अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। मेरी बात सुनिए जी। एक्चुअल में पीडीएफ मिल रही है नहीं मिल रही है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज वाली जो फाइल है ना, इसमें पूरा का पूरा राष्ट्रवाद का है ना। ये वाली फाइल जो है ना, ये राष्ट्रवाद के उदय की पूरी पीडीएफ है। जो पिछली क्लास और ये वाली क्लास दोनों मिल जाएगी। और बताओ, आगे पढ़ाऊं? नहीं मिलती? अरे नहीं, लिख लो, नोट्स बना लो, पीडीएफ मिलती है भाई। पूछो आपस में, आपको मिली कि आपको मिली, अपने आप बता देंगे सब। अभी पढ़ो। पीडीएफ के लिए मुझे नहीं बोलोगे, एक तो ध्यान रखना, पीडीएफ के लिए हमारी टीम को बोलना। मैं डिस्टर्ब, देखो 5 मिनट खराब हो गए। ये आ गया, देखो जवाब। हमने व्यवस्था कर रखी है, कार्य का एक तरह से विभाजन कर रखा है हर हमारी पूरी टीम ने। तो चलते हैं आगे। देखो, तो तीन दरबार लग रहे हैं बेसिकली। आगे चलकर एक और है, लेकिन मैं अभी तीन की बात कर लेता हूं। तो 1877 में अगर देखें तो दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है। इस समय भारत में भयंकर अकाल। ये दरबार 1 जो जनवरी 1877 को लगता है। उद्देश्य था ब्रिटेन की महारानी, इन दोनों को हटा देता हूं। उद्देश्य था जो ये ब्रिटेन की 1877, लिख देता हूं मैं, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। क्या उसका उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और एक आया रॉयल टाइटल एक्ट, ये भी याद रखना, रॉयल टाइटल एक्ट। ये आता है 1877 में। दिल्ली दरबार लग रहा है 1 जनवरी 1877 को। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया, उसे भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और ये भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी जो घोषित किया गया, वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया है? तो ये आप बताएंगे, रॉयल टाइटल एक्ट के माध्यम से। तो भारत की साम्राज्ञी। आगे चल के देखना कि गांधी जी को भी रॉयल टाइटल एक्ट के तहत एक उपाधि दी जाए। रॉयल टाइटल एक्ट ने एक उपाधि दी जाएगी जिसे कहेंगे केसरे हिंद। और इसी समय ब्रिटेन की महारानी को, महारानी थी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि दी गई जिसे कहा गया है केसरे हिंद की उपाधि। केसरे हिंद की उपाधि। अब देखो साहब, पैसा खर्च हो रहा है भारतीयों का। इसी समय दक्षिण भारत में अकाल से लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, और लिटन जश्न में पैसा बहा रहा है। कलकत्ता की एक पत्रिका में लिखा गया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में और ऐसी भावना आने लगी कि यार ये तो वास्तव में हमारे कभी है ही नहीं, कभी थे ही नहीं, और जबरदस्ती हमारा पैसा जो है ये लूट कर ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसी में एक प्रकार से ये सिद्धस्त हैं। तो एक ये हो गई। आगे चलते हैं सर। रॉयल टाइटल एक्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेता हूं मैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है। फिर बात करूंगा भारतीय शस्त्र अधिनियम की। दोनों की बात कर लूंगा, आईसीएस की भी समझा दूंगा। चलूं आगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लिटन के काल में ही है, चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। लिटन का टाइम पीरियड क्या है? तो लिटन का टाइम पीरियड है 1876 से लेकर 1880। एक मैं आपको समझा चुका हूं, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के तहत फिर मैंने देखा, आप बताया आपको कि रॉयल टाइटल एक्ट। अब हम बात कर रहे हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1877, ये क्या था साहब? इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है साहब। गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं इसको। मुंह बंद करने वाला कानून। बोले क्या था? देखो साहब, देशी देशी भाषा में जो भी समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था, बंगाली में हो गया, फारसी में हो गया, हिंदी में हो गया, संस्कृत में हो गया, उर्दू में हो गया, तो उन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार की शासन, उनकी आर्थिक गतिविधियों, उनके भ्रष्टाचार से संबंधित, उनके युद्धों से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको अफगान नीति समझाई, से संबंधित लेख प्रकाशित हो रहे हैं। अब लेख प्रकाशित हो रहे हैं, किसी की बुराई छप रही है, जो कि बुरे काम कर रहा है, तो मिर्ची तो लगेगी। तो लिट्टन साहब ने कहा कि भैया ये भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र है ना, इस पर बैन लगाओ। और उसी पर बैन लगाने के लिए एक कानून आया जिसे कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसे गैंगिंग एक्ट कहा गया, ये लागू हुआ है भारतीय भाषा के समाचार पत्रों। एक समाचार पत्र था। अच्छा, हाँ, इसमें क्या था कि जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया गया था इस कानून के तहत कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड भरवा सकता था कि वो समाचार पत्र का मालिक या समाचार पत्र का संपादक या पब्लिशर ये बॉन्ड भर के देगा सरकार को कि वो अपने समाचार पत्र में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा। अगर छापेगा तो उसके समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उसकी प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। देशी भाषा के समाचार पत्रों को था। इधर एक समाचार पत्र था, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, अमृत बाजार पत्रिका। और अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये रातों रात अपनी भाषा चेंज कर लेता है और भाषा चेंज करके हो जाता है इंग्लिश। और इस कानून के माध्यम से एक तो सोम प्रकाश, एक सहचर और एक ढाका प्रकाश नामक समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब सोचो, समाचार पत्रों को ही प्रतिबंधित कर रहा है कौन? लिट्टन। तो लिट्टन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के खिलाफ था, जिसमें मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई थी कि यदि भारतीय भाषा के समाचार पत्र अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ छापेंगे तो उन पर बैन लगा दिया जाएगा। तो एक समाचार पत्र था, वो रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा और उस समाचार पत्र का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। और सोम प्रकाश, सहचर और ढाका प्रकाश जैसे समाचार पत्रों पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आगे चलते हैं साहब, आगे बात करते हैं इंडियन आर्म्स एक्ट। लिट्टन के काल में ही आ रहा है साहब। एक कानून आया, इंडियन आर्म्स एक्ट। अब देखो, ये प्रजातीय भेदभाव को दिखा रहा है साहब। ये कानून आ रहा है 1878 में और ये इशारा कर रहा है प्रजातीय कानूनी भेदभाव। बोले क्या है साहब?
किसी भी भारतीय को यदि हथियार रखना है या उसका व्यापार करना है तो उसे अंग्रेजी सरकार से लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? किसी भी भारतीय को हथियार, वो हथियार कौन रखेगा? जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, सत्ता में होगा, पावर में होगा। लेकिन अंग्रेज देखो, पावर में पैसे में होने वाले व्यक्तियों के साथ भी कानूनी रूप से प्रजातीय भेदभाव, और देखना एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में अगर क्या भारतीय शस्त्र अधिनियम को रखेंगे, तो बोले हाँ साहब, बोले ये कानूनी प्रजातीय भेदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण था। मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है क्योंकि यूपीएससी लेवल पे भी आ चुके हैं और कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। अब भारतीयों के लिए कहा गया कि यदि आप वेपन्स रखना चाहते हैं या इनका ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। बोला अच्छा। लेकिन इसी कानून के तहत ध्यान रखना, यूरोपियों को यानी कि अंग्रेजों को प्लस एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को छूट दी गई साहब कि आपको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचो, भारतीय जो थे ना, भारत में ही स्वयं को एक प्रकार से अगर देखें तो दोयम दर्जे का महसूस कर रहे हैं। दोयम दर्जे का मतलब दबा कुचला महसूस कर रहे हैं साहब। दबा कुचला इसलिए महसूस कर रहे हैं कि अगर आप देखें तो बराबरी का तो हक है ही नहीं ना। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिलेबस पढ़ाने आया हूं। जब टॉपिक आएगा ना तब बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर बताने लगा ना यंग इंडिया के बारे में तो फिर लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक ही है भाई साहब। इसलिए रिसर्च नहीं करेंगे हम, लाला लाजपत राय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। रिसर्च करना हो तो आराम से बाजार में आप पीएचडी नेट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल करें। देखो जीके में जो आएगा तब, और जो भी हम पढ़ाएंगे सिलेबस के अनुसार, समय सीमा के अनुसार कार्य होगा। इसके ज़्यादा कुछ नहीं कि आपने फरमाइश रख दी कि बोले साहब इस पर बताएं साहब, ना ना। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाँ, पूरे डिटेल और गहराई के साथ ये वादा है, कहीं से भी पढ़ लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट से। अधिकतर बड़ी इंस्टीट्यूटों में तो अपने ही नोट्स हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि सब जगह पढ़ा चुका हूँ, कॉपी पेस्ट अपना ही चल रहा है, जानते हैं मेरे विद्यार्थी। तो इसलिए मैटर के लेवल पर तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। ठीक है, पढ़ो आप तो इधर। तो समझ गए होंगे आप, भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया। अब आ जाइए आईसीएस की परीक्षा, ये भी एक लिट्टन के काल में, देख लेते हैं क्या होता है सर। लिट्टन के काल में अगर हम बात करें तो सिविल सेवा की आयु में कटौती कर दी गई। सिविल सर्विस की परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी भाई। अगर पूछे तो सीधा सीधा सवाल है साहब। देखो लिट्टन, लिट्टन का टाइम पीरियड कब से कब तक है? लिट्टन का टाइम पीरियड है 1876 से 1880। लिट्टन चाहता ही नहीं था कि भारतीयों को सिविल सेवा में लाए। अभी अभी आपने देखा कि शस्त्र अधिनियम आया साहब। शस्त्र अधिनियम में साफ साफ क्या रखा है कि भारतीयों को तो लाइसेंस देना पड़ेगा। आप सोचो, लाइसेंस पहली बात तो देंगे नहीं, और लाइसेंस अगर देंगे ना तो उसका अमाउंट इतना ज्यादा रखेंगे कि भारतीय ले ही नहीं पाए। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ सिविल से अब ये चाहता नहीं है कि भारतीयों को सरकारी नौकरी मिले, अगर मिलती है तो निम्न तक मिले, उच्च पद तक आने ही नहीं देना चाहता। तो इसने क्या किया, 1870 में, सॉरी 77 में, 1877 में एक कानून बनाया कि आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देने की अधिकतम आयु जो पहले थी 21 वर्ष थी, अब तो 30 वर्ष है। अधिकतम कह रहा हूं,
अंग्रेजों के जमाने में लिट्टन के काल में अगर देखेंगे तो लिट्टन के काल में जो थी वो एक प्रकार से आप देखोगे तो अधिकतम आयु जो थी 21 वर्ष थी। तो लिट्टन ने क्या किया, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया, और 19 वर्ष कर दिया तो फिर एक प्रकार से एक आंदोलन चला, भारतीय भारतीय सिविल सेवा आंदोलन। ये भी पढ़ना है, सीधा प्रश्न आ सकता है। और भारतीय सिविल सेवा आंदोलन चलाया था किसने? तो आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत जब आप समझ रहे तो उस जमाने के भारतीय भी समझ ही गए कि बोले साहब हमारे साथ देखो किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लिट्टन ने क्या किया आपको बताऊं, लंकाशायर के व्यापारी यानी ब्रिटेन के व्यापारियों को खुश करने के लिए सूती कपड़ों पर आयात शुल्क सूती कपड़ों पर आयात शुल्क ही घटा दिया, यानी कि इंग्लैंड से जो वस्त्र आ रहे थे ना उन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो 10 रुपए का सामान और इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद अगर कोई सामान 12 या 13 रुपए हो जाता है तो यहाँ भारत में आएगा तो उसे खरीदने में दिक्कत आएगी। तो उसने कहा इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो, तो 10 रुपए का सामान 10 रुपए में ही बिक रहा है। अब क्या होगा, अंग्रेजों का सामान तो बिक रहा है लेकिन भारतीयों का सामान जो है ना एक प्रकार से बिक नहीं रहा था। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो लिट्टन की जो ये पॉलिसी थी, ये भारतीयों को ये बता रही है कि अंग्रेज कभी हमारे नहीं, अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ पैसे के दीवाने हैं। और ये बात जैसे ही भारतीयों की समझ में आई तो ये राष्ट्रवाद के उदय का कारण बन गई। आगे चलते हैं साहब। ये देखो साहब, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि लॉर्ड लिट्टन के प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उसके उदासीनता के दृष्टिकोण से जगाया और जनजीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। किसने कहा है? जिन्होंने भारतीय जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा आंदोलन चलाया था, उन्होंने ये बात कही। जो टर्मिनल अपने पास है इस तरीके से, ये तो तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, इसमें इधर चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वाले क्या होंगे, ये इनपुट होंगे, ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे हो, इसमें करंट के डायरेक्शन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन जो है वो किसको बताएगा, फेज को बताएगा कि पाई का फेज है अपोजिट। आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा आंदोलन चलाया है, क्यों चलाया है? क्योंकि लिट्टन ने क्या किया, आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब आ जाइए, राष्ट्रवाद के उदय में एक और महत्वपूर्ण कारण है परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार की बात करें तो रेल, तार, टेलीग्राफ और डाक। तो एक एक से बात कर लेते हैं हम। देखो भाई, इसको भी मैं लिख के ही समझाता हूं। रेल, रेलवे की बात करें तो भारत में रेल लाने के पीछे अंग्रेज जो थे ना, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीयों को रेल में बैठा के एंजॉय कराएं। रेलवे के लाने के पीछे ये था कि बंदरगाहों पर जो तैयार माल आएगा इंग्लैंड से, उसे भारत के कोने कोने तक पहुंचाना है। और भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो केंद्र कच्चे माल से हैं, संबंधित स्थल, वहां से सामान को बंदरगाहों तक पहुंचाना है। फिर रेलवे ने एक प्रकार से 1857 के विद्रोह के दौरान भी अंग्रेजों का बहुत साथ दिया। साहब भारतीयों को तो साथ दिया ही, तो ध्यान रखते हैं। तो रेलवे की बात करें तो डलहौजी के काल में रेल लाइन बिछाई गई साहब। इन्होंने 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलवे लाइन बिछरी है। देखो 16 अप्रैल 1853, हालांकि 1853 पढ़ के जाते हैं। बंबई से ठाणे के बीच चली है साहब, बोरीबंदर। तो बोरीबंदर से ठाणे के बीच पहली रेल चली डलहौजी के काल।
और यात्रा जो इसकी थी ये 34 किलोमीटर की थी। और इसमें 3 इंजन लगे हुए थे साहब, साहिब, सिंध और सुल्तान। एक इंजन का नाम साहिब, एक का नाम सिंध और एक का नाम सुल्तान। दूसरी रेल जो चली ना, ये तो पहली हो गई। दूसरी 1854 में है साहब, कोलकाता से रानीगंज के बीच। कोलकाता यानी हावड़ा से रानीगंज के बीच। ये तो दो हो गई। 3 प्रेसिडेंसियां है, तो पहली प्रेसिडेंसी तो बॉम्बे हो गई, दूसरी प्रेसिडेंसी तो कलकत्ता हो गई, और तीसरी प्रेसिडेंसी ये पढ़ के नहीं जाते हम, और तीसरी प्रेसिडेंसी जो है दक्षिण भारत में है मद्रास। और मद्रास में 1856 में वेया सरपाणी, जगह का नाम याद रख लेना साहब, वेया सरपाणी से लेकर अरकोट तक रेलवे लाइन बिछाई गई, यानी रेल चलाई गई। और बताऊं अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने रेलवे में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर को कहा कि रेलवे में अगर आप पैसा लगाओगे तो 5% मुनाफे की गारंटी हम आपको देंगे। तो आप सोच लीजिए फिर, तो हर कोई रेलवे में पैसा लगाएगा। फिर आगे पीडीएफ वाले भाई साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करो, मैं पीडीएफ को अभी अभी पहले बोल के पीडीएफ का ही काम करवाता हूँ, चिंता मत करो आप। आज की जो क्लास है उसकी और कल की जो क्लास है वो पीडीएफ ये रही, अभी डल जाएगी। हाँ हेलो बोलो दिग्विजय जी। पढ़ाऊँ? आगे चलूँ? ठीक है, ये तो थी रेलवे। अब रेलवे को लोकपदगामिनी कहते हैं। देखो, लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, तो एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे का रहन सहन, एक दूसरे के यहाँ चलने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, एक दूसरे के यहाँ होने वाले शोषण, इन सब के बारे में जानकारी मिली। पता चला है हम तो भारतीय हैं यार, अंग्रेज तो हमारा शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल 100% सेकंड ग्रेड में भी आएगा। अब सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, ये मत सोचना कोई भी, कोई सा भी एग्जाम दे लो सब में आएगा। अब जो पढ़ा रहा हूं, पहले तो पर्टिकुलर था, अब तो एंड तक सभी में ही है। क्लियर? तो रेलवे ने भारतीयों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। अब देखो, तार व्यवस्था, टेलीग्राफ सिस्टम, ये भी डलहौजी के काल में। टेलीग्राफ सिस्टम, तार व्यवस्था। अब आज का जमाना देखो तो हम एआई के दौर में जी रहे हैं साहब। लेकिन कई बार मैं भी, जब मैं एआई का यूज करता हूँ, देखो कई बार वापस मैं अपनी पुरानी स्टाइल में आता हूँ, क्योंकि एआई के समझ में नहीं आता। अब तार व्यवस्था जो है ना, ये जो शुरू की गई थी ना, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये सैनिकों के लिए शुरू की गई थी, घर पे कोई मैसेज वैसेज देना हो, इस तरह से। ठीक है। और पहली तार व्यवस्था 1851 में आपको देखने को मिलती है, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच।
याद रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है, फिर बोले बताया ही नहीं साहब। और 1854 तक आते आते तीनों प्रेसिडेंसियों को जोड़ दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसियों को जोड़ दिया गया सर। अगर आपसे पूछे कि भारत में तार व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो ओ शौघनेसी तार व्यवस्था का जनक। तो तार व्यवस्था का जनक जो है वो शौघनेसी को माना जाता है। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में जो तार प्रणाली थी अंग्रेजों की, उसने अंग्रेजों की बहुत सहायता की, बहुत ज़्यादा सहायता की। मैसेज तुरंत प्रभाव से पहुंच जाते थे। क्रांतिकारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि इस बिजली के तार ने हमारा गला घोंट दिया। तो याद रखना, टेलीग्राफ सिस्टम। आगे चलते हैं पोस्टल सिस्टम की तरफ। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, रुकना नहीं है। पानी पीते रहना, गर्मी का टाइम है। क्लास में होते तो मैं तो मंगवा देता आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था। देखो, डाक व्यवस्था जो है ये भी डलहौजी के काल में आती है। और डलहौजी के काल में 1854 में एक कानून आया जिसे कहा गया है पोस्ट ऑफिस एक्ट। अब तो खैर पोस्ट ऑफिस, आप कई तो, हमारी जो पीढ़ी है जो तैयारी कर रही है उनमें से तो कईयों ने तो पोस्ट ऑफिस की शक्ल भी नहीं देखी होगी। क्योंकि हम तो जब आरएएस की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी करते थे, तो हम फॉर्म भी एक प्रकार से वहीं से लेकर आते थे, पोस्ट ऑफिस से। अब क्या हो गया कि समाचार भेजना आसान हो गया साहब। पूरे भारत में आप कहीं भी 2 पैसे की दर से मैसेज भेज सकते थे। और एक महानिदेशक डाक विभाग की स्थापना कर दी, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। अब मैसेज पहुंचाना आसान हो गया, हालांकि मैसेज तो अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगा। आगे चलते हैं, तो ये भी है एक पोस्ट मैंने बता दी। तो 3 चीजें थी, रेल, वापस देख लीजिए साहब, रेल, तार और डाक। क्या लिखा हुआ है? इन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, जिससे भौगोलिक दूरियां कम हो गई और लोगों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा। अब आगे चलते हैं साहब। फिर देखिए, यातायात सुलभ होने से सांस्कृतिक मिश्रण को बढ़ावा मिला। समस्त भारत में भावनात्मक एकता सुदृढ़ हुई। एक विद्वान है एडिसन, ये आप याद रख लेना। एडिसन कहते हैं कि भारत के लिए रेलवे वह कार्य करेगी जो बड़े बड़े राजवंशों ने पहले कभी नहीं किया। यानी कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम रेलवे ने किया है। ये मैंने आपको अभी समझा दिया है, ये कॉन्सेप्ट था। अब वो पहले वाला फैक्ट था। अब आ जाओ साहब, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में डाउनफॉल। अब देखो, इकोनॉमी को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। दादा भाई नौरोजी बार बार आएंगे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक ड्रेन ऑफ वेल्थ मैं समझा देता हूं आपको। ड्रेन, सिंचाई का ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? भारत से धन, माल, संसाधन, भारत से, ये इंडिया है, भारत से धन जा रहा है,
भारत के गुड्स जा रहे हैं, प्रोडक्ट जा रहे हैं, भारत के संसाधन जा रहे हैं साहब। इनका एक तरफा प्रभाव, एक तरफा प्रभाव कहाँ हो रहा है? बोले साहब इंग्लैंड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इंग्लैंड में हो रहा है। तो इंग्लैंड जा रहा है भारत का पैसा, इसके बदले में भारत को आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है। इसी को कहते हैं धन निष्कासन। और एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास में, हाँ, क्या कह रहे हैं दिग्विजय जी? नाइस, कीप शोइंग सपोर्ट, मूव द लीडर बोर्ड। और सपोर्ट करने के लिए तो आ रहा हूँ। आज तो 2-2 बार मैंने क्लास ली है भाई। इससे पहले मैं 11 बजे क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, आज ये क्लास ले रहा हूँ। पहले बोर्ड पर देखो आप, मुझे है ना इधर उधर मत भटकाओ। देखो, धन निष्कासन हमारी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से डाउनफॉल में ले गए अंग्रेज। तो उसके लिए क्या था? तो उसके लिए सिद्धांत दिया गया, उसके लिए बात की गई ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन। बोले धन निष्कासन क्या है? तो भारत का धन, भारत का गुड्स, भारत के संसाधन जो ब्रिटेन के लिए एक तरफा जा रहे हैं साहब, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक प्रकार से धन निष्कासन, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। एनसीईआरटी में लिखा है कि इस धन निष्कासन के कारण अंग्रेजों ने भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक, कच्चे माल का निर्यातक और आयात, तैयार माल का आयातक बना दिया साहब। अब एक दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता, इन्होंने ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। ओल्ड मैन, ग्रैंड ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या कहा भाई? तो इन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक के दौरान एक विचार रखा। देखो साहब, यहां देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड की संसद के सदस्य बने साहब। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, जिसे कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। एक संगठन था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हो रही है लंदन में। कहाँ हो रही है भाई? लंदन में। कब हो रही है? तो बैठक हो रही है 2 मई 1867 को। और इस बैठक के दौरान इन्होंने एक विचार रखा, जिसे कहा जाता है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। पढ़ते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कहाँ था मैं, फिर भूल गया। अरे, मैं जैसे आपके मैसेज देखता हूँ ना, तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। वापस आओ। पानी पियेंगे आप लोग? ज़्यादा नहीं पढ़ना है और कम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। तो बोले सर पढ़ना कितना है? बोले बस देखो, पहली चीज, अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। और आर्थिक शोषण किया तो वापस पीछे चलता हूं। तो इस आर्थिक शोषण के लिए नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि भारत का धन, भारत के सामान, भारत के संसाधन, ये सारे के सारे जा रहे हैं कहाँ? इंग्लैंड, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है साहब। बोला अच्छा साहब। अब ये धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? बोले साहब धन निष्कासन का सिद्धांत दिया किसने? दादा भाई नौरोजी। बोले दादा भाई नौरोजी, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होगा 1886 में कलकत्ता में, और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो होंगे ना, दादा भाई नौरोजी होंगे।
दादा भाई नौरोजी लंदन में गए, लंदन में बैठे थे, वहां पर एक संगठन था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी बैठक थी और इस बैठक में इन्होंने 2 मई 1867 को एक विचार रखा और उस विचार का शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एस हटा दो जिससे ठीक रहे। कहा कि भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, भारतीयों को तो केवल और केवल एक तरह से कच्चा माल उत्पादन करने के लिए रखा गया। और ये भी कह दिया इन्होंने, संसद में कह दिया साहब, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड की संसद में अंग्रेजों के सामने, बोले भारत के आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेदार अंग्रेज हैं। अंग्रेजों को गुस्सा आ गया, अंग्रेजों ने कहा कौन बोला? बोला हम बोले, दादा भाई नौरोजी फारसी थे साहब। बोले इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ वेलाबाई आयोग का गठन किया गया था। एक बार पूछा था सवाल, इनकी पुस्तक है एक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में आ रही है साहब। और तो और देखो इसका अर्थ, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, एंड अन ब्रिटिश, ब्रिटिश रूल तो कहां पर है साहब अंग्रेजों का? तो ब्रिटिश रूल तो है इंग्लैंड में और भारत में। हाँ हाँ, बैठक में थे तभी तो अरे कौन बोला भाई? दादा भाई नौरोजी बैठक में थे, अरे बैठक में थे तभी तो, बिना बैठक में तो कैसे विचार देंगे? मरवाओगे आप लोग। सही है। ये इन्वर्टेड कोमा है, लगाते हैं, है ना, इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा लिखते नहीं है, ध्यान रखना। कहीं लिखने लग जाओ, बोले बैठक में थे, अरे यार आप भी कहाँ से कहाँ ले। तो धन निष्कासन के सिद्धांत की बात करें तो दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी की एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। अन ब्रिटिश यानी जहां पर ब्रिटिशर्स का रूल नहीं है, रूल नहीं है मतलब वास्तविक रूल नहीं है। वास्तविक रूल तो कहां पर है? इंग्लैंड में। हमारे यहाँ तो शोषण कर रहे हैं साहब। और इस सिद्धांत को कहा गया है अनिष्टों का अनिष्ट, इवल ऑफ ऑल इवल्स, अनिष्टों का अनिष्ट। और इस धन निष्कासन के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से रहे, कौन कौन से व्यक्ति रहे? तो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है आरसी दत्त, रमेश चंद दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी एक बुक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर महादेव गोविंद रानाडे ने भी सपोर्ट किया, इनका समर्थन किया। तो इतनी सी समझने की बात है कि भारत का पैसा भारतीयों के काम नहीं आ रहा। ठीक है। अब बोले सर, एक ने पूछ लिया मुझसे, बोले पैसा विदेश जाता कैसे था भाई, सर ये भी बता दो। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो यहाँ इन्वेस्ट करते थे ना, इन्वेस्ट करने के बाद जो उनको शेयर मिलता था, शेयर में जो उनको लाभांश मिलता था ना, डिविडेंड, वो इंडिया से जाता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो थे ना, उनकी सैलरी, उनका पेंशन भारत से जाता था। फिर रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो ब्याज लिया था, सार्वजनिक ऋण जो सरकार ब्याज लेती है ना, उसका पैसा भी भारतीय खजाने से जाएगा। फिर ब्रिटिशर्स जो सैनिक है ना, वो सैनिक यहां पर नौकरी कर रहे हैं तो उनकी सैलरी इंग्लैंड से जानी चाहिए भाई, नौकरी तो कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए और पैसा ले रहे भारत से।
ये भी देखो। तो ये पैसे जा भाई, इतनी ये सारे जो पैसे जा रहे हैं ये वापस आ कहाँ रहे हैं? तो इसी को कहा है धन निष्कासन का सिद्धांत। और इस धन निष्कासन के सिद्धांत ने राष्ट्रवाद के योगदान में एक प्रकार से देखो तो महती भूमिका निभाई। लोगों को लगा कि यार सारा पैसा तो लूट गया, पैसा बचा कहाँ है? तो आगे चलो साहब। अब एक बात कर लेते हैं, अगला कारण जिसे कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति। अब मुक्त व्यापार की नीति जो है ना, ये बहुत कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी से पूछेगा। फ्री ट्रेड पॉलिसी, समझा देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि 1790-95 के अंत तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो थी ना अपने चरम पर पहुंच गई थी साहब, टॉपेस्ट थी। इंग्लैंड इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। अब इतनी सारी इंडस्ट्री लग गई, इतने सारा व्यापार होने लग गया, इतने सारा प्रोडक्शन होने लगा इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में जो व्यापारी थे ना, उद्योगपति थे, वो मांग कर रहे थे सरकार से कि साहब हमको भी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे भारत में व्यापार करना है। तो पहले तो केवल भारत में व्यापार करती थी कौन? एक ही कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1790-95 तक आते आते औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पे बहुत सारे उद्योग लग गए इंग्लैंड में। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वस्त्र उद्योग में हुई। इंग्लैंड के उद्योगपति व्यापारियों ने कहा कि ये क्या तरीका हुआ, हमारी भी कंपनी है साहब। कि बोले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए। तब जाके 1813 का एक चार्टर आया, ये समझ लीजिए बस खाली। और 1813 के चार्टर के माध्यम से कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल चाय के व्यापार पर एकाधिकार रखेगी। मतलब भारत में केवल चाय के व्यापार, यानी चाय खरीदना, चाय बेचने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और बाकी सभी व्यापार अन्य कंपनियां भी करेगी। तो और कंपनियों को आने दिया साहब। अब इससे क्या हुआ? अब इससे भारतीय बाजार जो थे ना विदेशी वस्त्रों से भर गए। चारों तरफ विदेशी वस्तुएं, विदेशी वस्तुएं। अब भारत के लोग जो थे वो तो कच्चा माल का उत्पादन कर रहे हैं, खाद्यान्न का उत्पादन हो ही नहीं रहा। कपास का उत्पादन कर रहे हैं, नील का उत्पादन कर रहे हैं। जो भूमि है वो एक प्रकार से अनुपजाऊ होने लग गई, अकाल पड़ने लग गए। परिणाम स्वरूप आगे चलकर भारतीयों को लगा कि साहब विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और विदेशी चीजों का उपयोग करेंगे तो दिक्कत आएगी। और यही वजह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में आपको एक शब्द देखने को मिलता है जिसे कहते हैं स्वदेशी। हालांकि मैंने आपको दयानंद सरस्वती में भी पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा। फ्री ट्रेड की बात करें तो 1813 के चार्टर में 1813 के चार्टर में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब चाय का व्यापार और चीन के व्यापार, यानी चीन पर भी एकाधिकार रहेगा। और ध्यान रखना 1833 के चार्टर में तो कह दिया गया कि भाई फ्री कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त। क्लियर? आगे चले। बहुत बढ़िया। एक और समझाता हूं। हिल्बर्ट बिल विवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, हिल्बर्ट बिल विवाद। देखो साहब, एक वाइसराय मैंने आज आपको पढ़ाया लिट्टन, और एक मैं बता रहा हूं रिपन। रिपन भी भारत के वाइसराय हुए, और रिपन का टाइम पीरियड जो था 1880 से 1884। और इन्हीं के काल की एक घटना है जिसे इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं। सीपी इल्बर्ट कौन थे, क्या थे? देखो साहब, न्याय व्यवस्था में एक प्रजातीय भेदभाव था इस समय। न्याय व्यवस्था में एक प्रजातीय भेदभाव, जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द समझना भाई।
जातिगत भेदभाव राष्ट्रवाद के उदय का कारण। बोले प्रजातीय भेदभाव क्या था सर? तो भारतीय मूल के न्यायाधीश जैसे महादेव गोविंद रानाडे जैसे लोग हुए, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी हम जज बन गए साहब। तो भारतीय मूल के जो न्यायाधीश है ना, ये यूरोपीय अपराधियों के खिलाफ यूरोपीय अपराधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। मतलब ये समझिए, आप अंग्रेजों के ज़माने में होते, और अगर आप अंग्रेजों के ज़माने में लॉ पढ़ते और लॉ पढ़ने के बाद जज क्वालिफाई कर लेते, लेकिन उस समय एक प्रजातीय भेदभाव होता कि आप जज बनते तो आपकी कोर्ट में भारतीयों के मुकदमे ही आते आपके पास फैसला देने के लिए, जबकि इसी समय अंग्रेज जज भी थे, और अंग्रेज जज के यहाँ भारतीय भी आते थे और यूरोपीय भी आते थे भाई। अब सोचो, किसी अंग्रेज जज के यहाँ भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अपराधी के रूप में आएगा, तो स्वाभाविक सी बात थी कि भाई अंग्रेज तो उसको सजा देगा और कठोर सजा देगा। यूरोपीय आएगा तो उसको डांट डपट कर, अगली बार ध्यान रखना, ज्यादा बकवास नहीं। तो यही व्यवस्था, इसी को क्या कहेंगे साहब, एक प्रकार से कौन सा भेदभाव कहेंगे? प्रजातीय भेदभाव। अब देखो आगे, समझा दूं पूरा, समझ ही लो इसको आज, फिर बाद में बात करें। अब देखो, लॉर्ड रिपन जो है, इन लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो इनकी काउंसिल थी एक, और काउंसिल के विधि सदस्य थे और इन विधि सदस्य का नाम था सीपी इल्बर्ट। ठीक है सर। सीपी इल्बर्ट के द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो इस बिल का उद्देश्य क्या था कि भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियों के बीच असमानता को दूर करना। लिख देता हूं, भारतीय व यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच न्यायाधीशों के शक्तियों के बीच असमानता को कम करना। समझ गए असमानता क्या थी? अब बोले साहब, और एक चीज, भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे सुनने की अनुमति, यानी फैसला देने की अनुमति। तो बराबरी की बात हो गई। अब बोले साहब, जैसे ही ये बिल पेश हुआ ना, अब बोले बिल क्या होता है? बिल यानी विधेयक।
और एक्ट, एक्ट का मतलब कानून। सपोज करो आप सब स्कूल में पढ़ने गए, स्कूल में देखा कि कुछ बच्चे मोबाइल लाए हैं चोरी से, आप लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना स्कूल में हम एक प्रकार से मोबाइल पर प्रतिबंध लगाएं, और आप लोगों ने मिलकर एक एप्लीकेशन लिखी कि प्रिंसिपल के नाम की हमारे स्कूल में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ये जो एप्लीकेशन लिखकर जो आपने प्रिंसिपल मैडम को दिया ना, ये है बिल। ऐसे ही संसद चलती है भाई। अब मैडम पूछेंगी सबसे, स्कूल के सदस्यों से, फिर राय लेंगी, फिर सर्वसम्मति से निर्णय लेंगी, और निर्णय के बाद जब वो उसको पास कर देगी, साइन कर देंगी, तो वो बन जाएगा एक्ट। तो यह आया बिल, इसलिए कहते हैं एल्बर्ट बिल। समझ में आ गया? तो देखो जैसे ही बिल पेश हुआ तो अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। कहीं बोले सर गलत तो नहीं लिख दिया? अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया बिल के खिलाफ। कौन सा बिल? एल्बर्ट बिल। और इसे कहा गया है श्वेत विद्रोह। ध्यान रखना भाई। हालांकि 1764 के आसपास भी एक श्वेत विद्रोह हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तर्क क्या दे रहे हैं? सोचो आप कि भारतीयों के लिए कह रहे हैं एक काला आदमी किसी गोरे अंग्रेज का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो श्वेत नस्ल का पहले ही भार, हमको तो ईश्वर ने भेजा है काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए। अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन को गद्दार तक कहा, कलकत्ता के टाउन हॉल में उग्र प्रदर्शन तक करे रिपन के खिलाफ, खुद के अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों ने एक एसोसिएशन बनाई, डिफेंस एसोसिएशन। अंग्रेजों को भारत में डर लग रहा है हमसे, तो चले ही जाओ ना यार, किसने बोला है यहाँ भीख मांग कर रहने के लिए? कोई अंग्रेज तो नहीं है ना भाई, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। इतना डर लग रहा है कि आपने क्या बना लिया? डिफेंस एसोसिएशन बना लिया, और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं भाई भारत में। मामला इंग्लैंड तक पहुंचता है साहब, और लास्ट में रिपन को झुकना पड़ता है। भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का मुकदमा तो सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेज अपराधी को यह कहा गया कि बोले साहब जूरी की मांग करें। मतलब मान लो कि आप काले व्यक्ति हो, आपके एक न्यायालय में अंग्रेज आए, भाई विरोध हो गया, रिपन को झुकना पड़ा, तो बिल में संशोधन कर रहे हैं। अब संशोधन क्या हुआ? तो संशोधन में यह कहा गया कि भारतीयों के समक्ष अंग्रेज आ सकता है भाई, अगर कोई किसी को कान मुकदमा चल रहा है तो, लेकिन अंग्रेज अपराधी आएगा ना, तो अंग्रेज अपराधी जूरी की मांग कर सकता है, और जूरी में कम से कम 50% सदस्य अंग्रेज के रूप में होने चाहिए, होंगे 100%। अब सोच लो आप, तो कोई भी आएगा हर अंग्रेज, क्योंकि छोटा मोटा अंग्रेज तो आएगा ही नहीं। तो इसको था, कहा गया है एल्बर्ट बिल विवाद। ये जैसे आ रहा है कि अंग्रेजों का कड़ा विरोध हुआ, बिल में संशोधन हुआ, और मुकदमा जूरी द्वारा सुनाया जाए, और जूरी में कम से कम, मैंने जो बात कही, 50% सदस्य अंग्रेज हों। थोड़ा और देख लें। अब भारत में एल्बर्ट बिल का जोरदार स्वागत हुआ साहब, लेकिन संशोधन से निराशा भी हुई। देखो लिखा हुआ, भारतीयों में राष्ट्रीयता, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को एक प्रकार से इसने आगे बढ़ाया। भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिली। बोले जब अंग्रेज डिफेंस एसोसिएशन बना सकते हैं, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम भी और हमारे यहाँ रह के। तो ये है राष्ट्रवाद। आगे देखो, और एक दो इसी राष्ट्रवाद की अगर बात करें, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। पूरे नहीं, लेकिन कम से कम 15-20 अधिवेशन हम याद करेंगे, निश्चिंत रहिए, और ज़्यादा ही याद करेंगे। कांग्रेस की स्थापना हुई राष्ट्रवाद के अंदर। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक घटना का परिणाम नहीं है साहब, ध्यान रखना।
सामाजिक अंतर्विरोध, भारतीय समाज के अंदर उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक शक्तियों शक्तियों का टकराव था। कॉन्सेप्ट जो कहते हैं ना कि साहब हमसे तो एआर वाले सवाल ही नहीं होते, ये लो, एक कोई एक घटना का परिणाम नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है सामाजिक और आर्थिक शक्तियों का टकराव। फिर साम्राज्यवाद, इसके खिलाफ भी तो हो रहा है। ब्रिटिश शासन की नीतियां, एक तो हमारी सामाजिक नीतियां, हमने देखा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जिससे कि भारत की हालत दयनीय होगी। और ब्रिटिश शोषण ही एक प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को जन्म देता। भाई आपके पास कुछ है ही नहीं, तभी तो कहा था कार्ल मार्क्स ने, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। तो ये एक प्रकार से मूल कारण के रूप में है जो कॉन्सेप्ट में है, ध्यान रखिए। फिर आ जाओ, पुनर्जागरण आ रहा है यहाँ पर, फाउंडेशन प्रबोधन, 1857 के विद्रोह पहला संग्राम था जिसने ब्रिटिश जड़ों को हिला दिया साहब। फिर उसके बाद कृषकों का एक नील विद्रोह होता है बंगाल में, मैंने बताया था, हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र की बात की थी, सफल आंदोलन था। तो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि अगला टॉपिक जो मैं आपके पास लेके आऊंगा ना, तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में कुछ राजनीतिक संगठन है जो पढ़ना है इस बार। देखो, एक विचारक है जॉन आर मैकलन, इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। मैकलन कह रहे हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कारण थे शिक्षा, प्रेस, यूरोपीय नस्लवाद और आर्थिक दमन। सारी चीजें बता दी आपको, इनकी वजह से हो रहा है हमारे यहाँ राष्ट्रवाद, ये ऐसा कह रहे हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं साहब, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की प्रशासनिक एकता ने सामान्य अधीनता की भावना को जन्म दिया। यानी उन्होंने अपने प्रशासन को तो एक कर लिया, लेकिन हम लोग जो सामान्य रूप से नीचे वाले लोग हैं ना, वो अपने को अधीनता के रूप में देख रहे हैं, और ये बात समझ में आ गई। एक ही विदेशी सत्ता के अधीन होने के कारण पूरे भारत में एक साझा दर्द उत्पन्न हुआ। बंगाल में भी अंग्रेज, महाराष्ट्र में भी अंग्रेज, मद्रास में भी, तो सब जगह शोषण। तो इसलिए एकजुट हो गए राष्ट्रवाद की बात, सामान्य अधीनता। इस भावना ने भारतीयों को भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं से परे करके एकजुट करने का कार्य किया। फिर आइए, आर कॉपलैंड साहब कहते हैं, बोले साहब भारतीय राष्ट्रवाद जो है अंग्रेजी राष्ट्रवाद की संतति है। कैसे भाई? कॉपलैंड कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश संस्थाओं और शासन प्रणाली के कारण हुआ है साहब। बोले वहां का सिस्टम देख लिया? तो भाई सिस्टम देख लिया तो वहां भी इंसान रहते हैं कॉपलैंड जी, भारत में भी तो इंसान ही रहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने तो कहा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कॉपलैंड साहब कहते हैं कि आपने तो कॉपी कर ली, कॉपलैंड कॉपी। आगे चलो, गांधी जी आ गए साहब। गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी का एक समाचार पत्र है यंग इंडिया, इसलिए नहीं बता रहा था मैं उस समय। गांधी जी को जब भी देखोगे तो कैसे दिखेंगे? बुजुर्ग दिखेंगे, लेकिन समाचार पत्र तो उल्टा कर दो बुजुर्ग का, यंग इंडिया। यंग इंडिया में क्या लिखते हैं गांधी जी? भारतीय राष्ट्रवाद न तो विशिष्ट है, न ही आक्रामक है, और न ही विनाशकारी है। एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल। बताऊंगा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण, क्या कहा गया है? स्वास्थ्यवर्धक, धार्मिक और मानवतावादी बताया है साहब। भारतीय राष्ट्रवाद बोले स्वास्थ्यवर्धक है, धार्मिक है, अद्वैतवाद की बात करता है, और मानवतावादी है, और सही बात भी है सर। हाँ, रुपए पर तो दिख ही रहे हैं, दिखेंगे क्या? आगे चलो, एंड लास्ट, के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के एकीकरण का परिणाम था। वही बात जो पिछला पढ़ा कि सारे एक साथ, नेहरू जी वाली बात आ रही। रेल हो गया, डाक तार हो गया, तो भारत को एक भौगोलिक रूप में बांध दिया, तो लोगों को पता चल गया कि साहब हमारा दुश्मन एक ही है, वो है अंग्रेज। तो अभी राष्ट्रवाद का एक और कारण है, वो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, वो देख लो आप। वो है ये,
अंतिम कारण जो हम करेंगे अगली कक्षा में, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, लास्ट ये वाला हम करेंगे भाग 3। और इसके बाद हम कांग्रेस की स्थापना शुरू कर देंगे। तो पहले कांग्रेस शुरू करता, उससे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। बंगाल में कौन सी थी, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास में कौन थी, मद्रास महाजन सभा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन क्या था, ठीक है, उनके बारे में। तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।